हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। मैं रवि सर। हम आ चुके हैं अपने लेक्चर्स पे और लेक्चर अब कंटिन्यू होंगे। लास्ट लेक्चर हमने ऑर्गेनाइजिंग पे लिया था। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का लेक्चर है, जिसमें हमने ऑलरेडी एक चैप्टर मैनेजमेंट थ्योरी कंप्लीट कर ली है, राइट। हम अभी अपने सेकंड चैप्टर पे चल रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका ऑलरेडी 3 या 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक कवर किया, फिर हमने प्लानिंग कवर किया, फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग कवर किया। आज के लेक्चर में हम स्टाफिंग कवर करेंगे और इसके बाद एक एक फंक्शंस पे हम अलग अलग वीडियोस लेंगे, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले स्टाफिंग के बारे में। स्टाफिंग क्या होता है और क्यों ज़रूरी है, इन दो बातों पे ही करना है, यानी कि व्हाट इज स्टाफिंग एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ये मेन पॉइंट है, राइट। सो staffing is the process of attracting, recruiting, selecting, placing, appraising, remunerating, developing, retaining the best workforce. Underline the word workforce. तो वर्कफोर्स क्या है? किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन यानी 4 लोग 10 लोग मिलकर काम करते हैं, उन्हें कहते हैं वर्कफोर्स। वर्कफोर्स यानी किसी भी कंपनी में काम करने वाले लोग, सिंपल भाषा में। टैलेंटेड या स्किल्ड, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके के लोग। तो उस अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके के लोगों को जॉब मिलती कैसे, या फिर वो वहां तक पहुंचते कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्टाफिंग। अगर आप ध्यान दोगे तो ये स्टाफिंग के की फीचर्स हैं। क्या? अट्रैक्टिंग, यानी ऐसा जॉब ऑफर देना कि लोग इंटरव्यू के लिए आए, या उस जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए लोग आए, राइट। रिक्रूटिंग, रिक्रूटिंग का मतलब होता है जैसे आप समझ लो कि इंटरव्यू वगैरह लेना, इंटरव्यू का बेसिक तैयार करना कि क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, इंटरव्यू लेके सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद प्लेस करना। प्लेसिंग का मतलब होता है भाई एक तरह से जॉब देना उन्हें, जैसे ऑफर लेटर देना, अपॉइंटमेंट लेटर देना, राइट। अप्रेजिंग का मतलब होता है आगे बढ़ाना, प्रमोशन वगैरह, राइट। रेम्यूनरेटिंग का मतलब होता है अच्छी सैलरी भी देना। जॉब पे तो रख लिया, लेकिन बिजनेस का एक और काम होता है कि भाई अच्छी सैलरी दे, रेम्यूनरेशन दे, अच्छा है रेम्यूनरेशन दे, और उनका डेवलपमेंट करे। डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रमोशन होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और पावर और पैसे दोनों बढ़ने चाहिए। साथ साथ रिटेनिंग, और क्योंकि रेम्यूनरेशन अच्छा होगा, डेवलपमेंट होगा, तो रिटेनिंग होंगे। रिटेनिंग का मतलब होता है कि कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, एक लंबे समय तक वहां रहे। होता है ना कि इतनी सारी मेहनत कर रहा है, मान लो कि आपकी कंपनी है, आपने एक एम्प्लॉय के पीछे बहुत सारा खर्चा किया, इंटरव्यू अरेंज किया, 2 4 पैनल बुलाए, अपना टाइम दिया, पैसा दिया, उसको ट्रेनिंग दी, फिर जॉब पे रखा। तो बहुत सारे टाइम और मनी कंपनियों के खर्च होते हैं एक एम्प्लॉयज़ पे। और वो अगर 2 महीने में, 3 महीने में छोड़ के चला जाता है, तो उसकी जगह फिर से नए इंसान को रखना पड़ेगा। तो नए इंसान को रखने के लिए सेम प्रोसेस वापस करना होगा। तो कंपनियों का बहुत पैसा और समय दोनों ही खर्च होता है। तो कोशिश करते हैं कि जिसको जॉब पे रखें कि वो बने रहें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि आप काम भी करो। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो सीधी सी बात है, आप इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि आप बने रहें। तो अगर आप इन सारे वर्ड्स को ध्यान से समझ लो, तो आप स्टाफिंग को पूरा समझ जाओगे, और यही हमारे इंपॉर्टेंस भी हैं, यही इसकी की फीचर्स हैं। स्टाफिंग में देखो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। जनरली आप स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि भाई जॉब देना, या एक वर्ड में कहा जाए, फॉर द राइट जॉब राइट पर्सन, सही जॉब के लिए सही इंसान ढूंढना। लेकिन ये सारे प्रोसेस हैं कि पहले तो उन्हें अट्रैक्ट करना, यानी ऐड देना, या अच्छे पैकेज और जो भी कुछ है उन तक बातें पहुंचाना। भाई यहाँ पे जैसे कि किसी को जॉब चाहिए तो कैसे समझेगा? कहीं से तो खबर आती है ना, लोगों से खबर जाती है, न्यूज़ वगैरह में आती है। अब जैसे सरकारी नौकरी तो जनरली वो सरकारी वेबसाइट्स पे आ जाती हैं। तो लोग लोग अट्रैक्ट का मतलब ये है कि पहले तो वहाँ जाएं, फॉर्म भरें, राइट। रिक्रूटिंग का मतलब वही इंटरव्यू वगैरह लेना। अभी तो बहुत जगह एग्जाम्स भी होते हैं, सिलेक्शन एग्जाम्स होते हैं, या कट ऑफ एग्जाम्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, राइट। प्रीलिम्स एग्जाम्स होता है हर तरह का। और अब प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत जगह देखा जाता है कि बेसिक एग्जाम लेते हो कि आपका माइंड कितना शार्प। फिर इंटरव्यू भी लेते हैं साथ में, फिर इंटरव्यू लेके फिर सिलेक्ट करते हैं।
15-20 लोगों का इंटरव्यू लिया और 2 सीट खाली है, तो 15-20 लोगों में से 2 को सिलेक्ट करें। प्लेसिंग मैंने बताया, यानी जॉब देना, यानी ऑफर लेटर देना, एक तरह से सिंपल बात, भाई आपको जॉब मिल गई। और अप्रेजिंग का मतलब होता है फिर उसको काम में आगे बढ़ाते रहना, धीरे धीरे अच्छी सैलरी देना, उसका डेवलपमेंट करना, मतलब उसको काम भी अच्छे से सिखाना, समझना, उसको मौका देना, राइट। रिटेनिंग, रिटेनिंग का मतलब है कोशिश करना कि वो एम्प्लॉय लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़ा रहे, या ऐसे एम्प्लॉयज जो काम कंपनी के लिए बहुत अच्छे हैं, सही से काम करते हैं, ईमानदार हैं, उनको कंपनी में बेहतर तरीके से लंबे समय तक रखे रहें, ठीक है। और यही हमारे बेस्ट वर्क फोर्स होती है। स्टाफिंग का मतलब यही होता है, अच्छे इंसान को चुन के कंपनी में जॉब देना, उसे एक तरह से इस्तेमाल करना, अच्छे पैसे देना, उससे काम करना। ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर बेस्ड ऑन appropriateness ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। यस, appropriateness का मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। स्टाफिंग फंक्शन जो हमने पूरा देखा, अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रिम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग, रिटेनिंग, ये इतने सारे फंक्शन है स्टाफिंग के अंदर, इतने सारे फीचर्स है इसके। तो ये सारी एक्टिविटीज अगर अच्छे से होती है तो समझ लो कोई भी जो वेंचर का मतलब क्या, जो कंपनी है वो अच्छे से ग्रो करेगी। It is very challenging for organization to focus on best utilization of workforce by their using their talent, skills, retaining them and arranging ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो लिखा भी है, तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है हर कंपनी के लिए कि भाई वो अपने एम्प्लॉयज़ को रेडी करे काम के लिए, जो कंपनी का उद्देश्य है, जो गोल है, जो भी टारगेट है उसे अचीव करने के लिए जिस भी तरह के लोग चाहिए। मान लो कि कोई सेल्समैन है, सेल्समैन की पोस्ट खाली है, मतलब ऑर्डर लेने वाला, मार्केट में जाके ऑर्डर लाने वाला, तो उसके लिए वो सीधी सी बात है एडवर्टाइजमेंट करेंगे या फिर माउथ पब्लिकेशन होगी कि भाई हमें एक ऐसा इंसान चाहिए सेल्समैन। कई लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में अच्छे से समझ पाना, मान लो कि एक पोस्ट खाली है और 10 लोग आ गए, तो 10 में से एक अच्छा कैंडिडेट चुनना, ये भी मैनेजमेंट का काम होता है। उसके लिए एक अच्छा क्वेश्चनर तैयार करना, यानी जो सवाल उनसे पूछेंगे फिर उसको उसके जवाबों को रिकॉर्ड करना 10 के, उनको एनालिसिस करना कि किसका जवाब ज़्यादा बेटर था, या कौन ज़्यादा मार्केट के बारे में ज़्यादा जानता है, कौन ज़्यादा अच्छे से बेच सकता है। यहाँ तक कि कहीं कहीं डेमो भी होते हैं। डेमो मतलब आपको सामने एक पेन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि भाई इसे बेच के दिखाओ। ऐसे भी होता है, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में या फिर टीवी वगैरह। तो मतलब बहुत सारा प्रोसेस होता है। फिर ये भी देख पाना कि भाई इंटरव्यू के समय कि ये इंसान छोड़ के चला तो नहीं जाएगा, बस सैलरी बढ़वाने के लिए तो नहीं आया है। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो कंपनियों में सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, और वहाँ पे 6 महीना काम करके फिर और दूसरी कंपनी में चले जाते हैं ताकि वहाँ से वहाँ के बाद कहीं और सैलरी बढ़ जाए। जनरली बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, सॉरी, 6 महीने साल भर में कंपनियां चेंज करते हैं। क्यों? उनकी सैलरी फटाफट बढ़ते रहे। क्योंकि एक नियम है कि पिछली कंपनी में जो सैलरी थी उससे आपको 10%, 15%, मैक्सिमम 20-25% बढ़ा के मिलेगी अगली कंपनी में। ये कंपनियों का थोड़ा बेसिक रूल होता है ताकि एम्प्लॉयज़ आएँ। क्योंकि दूसरी कंपनियों को छोड़कर क्यों आएगा जब किसी और कंपनी में ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और एम्प्लॉयज़ जनरली काम किस लिए करते हैं? सैलरी के लिए, सिंपल। द फंक्शन एम्फेसिस मैनेजिंग ह्यूमन एंड नॉट मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ध्यान देना है, स्टाफिंग का रिलेशन, स्टाफिंग फंक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट का, इसका रिलेशन किससे है? मैनेजिंग ह्यूमन नॉट मटेरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो स्टाफिंग का सिंपल मतलब है कि एक इंसान को कंपनी में लाना, उसका इंटरव्यू देना, उसको रिक्रूट करना, उसको प्लेसिंग करना और उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचना, और वो लंबे समय तक कंपनी में रुका रहे, ये उस मैनेजमेंट का काम। स्टाफिंग का भी एक मैनेजमेंट होता है जिसको जनरली एचआर कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना, एचआर। तो उनका काम होता है एम्प्लॉयज हायर करना और उन्हें लंबे समय तक, अच्छे एम्प्लॉयज को, उन्हें नहीं, अच्छे एम्प्लॉयज को लंबे समय तक रखना। जो खराब एम्प्लॉयज है, जो कंपनी का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जो भी वजह हो, तो उन्हें कंपनी निकाल देती है। प्राइवेट सेक्टर में तो ईजी होता है, राइट। द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, आज से 250 साल 300 साल पहले से, क्योंकि बिजनेस तो बहुत पहले से हो रहा है, राइट। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यूरोप में, तो वहां से लेकर आज तक इंडिया में, अब तो वर्ल्ड में हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो स्टाफिंग की जरूरत पड़ी। पॉइंट क्या है कि स्टाफिंग की जरूरत क्यों है, मतलब इंटरव्यू लेना जरूरी क्यों है, लोगों को जॉब पर रखना जरूरी क्यों है, उनका अच्छी सैलरी देना जरूरी क्यों है,
ये कोशिश करना जरूरी क्यों है कि वो कंपनी में रुके रहें अच्छे एम्प्लॉयज। यही तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ड्यू टू प्रमोशन, ट्रांसफर, बिजनेस एक्सपांशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सीडेंट, डेथ ऑफ एम्प्लॉय एक्सेट्रा, वैकेंसीज आर क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिए। क्या कि भाई स्टाफिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कई लोग की प्रमोशन हो जाती है। मान लो तो कोई डी लेवल पोस्ट पे है, डी से उसको सी लेवल पे चला गया, तो यहाँ पे पोस्ट खाली हो गई, एक जगह खाली हो गई, तो इसको भरने के लिए सीधी सी बात है स्टाफिंग करनी पड़ेगी। स्टाफिंग मतलब वही इंटरव्यू लेना पड़ेगा, क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, लिस्टिंग देनी पड़ेगी, राइट। फिर ट्रांसफर हो जाता है। मान लो कोई ब्रांच मुंबई में है और वो दिल्ली में ट्रांसफर हो गया, तो मुंबई वाली जगह खाली हो गई, तो वहाँ पे उस जगह को भरने के लिए कोई एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा, फिर स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से बिजनेस बढ़ रहा है, मान लो दो ऑफिस थे, तीसरा ऑफिस खुल गया, चौथा ऑफिस खुल गया, तो जैसे जैसे ऑफिस खोलेंगे मैन पावर और चाहिए होगा, तो सीधी सी बात है स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, फिर वो जगह खाली हो जाती है। कुछ लोग रिजाइन कर देते हैं, मतलब छोड़ के चले जाते हैं कंपनी को, तो जगह खाली हो जाती है। एक्सीडेंट्स हो गए या किसी एम्प्लॉय का डेथ हो गया, तो भी जगह खाली हो गई। तो सारी चीजें मिलाकर वो प्लेस खाली हो गया, वो पोस्ट खाली हो गई, और जब वो पोस्ट खाली हो जाती है तो वहां पे किसी नए को रखने के लिए स्टाफिंग करनी पड़ती है, क्योंकि किसी को भी उठा के लाके नहीं रख सकते। वहाँ पे टैलेंटेड यानी जो पोस्ट खाली हुई है उसी पोस्ट के लायक इंसान मिले, इसके लिए क्या किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, बेसिक क्वेश्चनेयर तैयार किए जाते हैं, उस तरह के लोग बैठे होते हैं, सामने वाला जज करता है इंटरव्यू के टाइम कि ये इंसान उस काम के लिए फिट होगा कि नहीं होगा। जैसे भी सेल्समैन है, तो सेल्समैन कैसा होता है, चतुर चालाक होता है एक तरह से। यहाँ तक कि प्रैक्टिकल दुनिया में मैंने खुद भी जॉब किया है, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे झूठ तक भी बोलने पड़ते हैं, थोड़े बहुत। बहुत ज़्यादा झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, थोड़े बहुत। जैसे बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हाइपर बोला करना पड़ता है, मतलब ज़्यादा बोलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। और अब अगर आप चंचल नहीं हो तो फिर आप सेल्समैन नहीं बन सकते। अब कोई इंटरव्यू के लिए आया और वो चुपचाप बैठा है, उससे सवाल पूछ रहे हैं, नाम बताओ, हमारा नाम ये है, तो फिर नहीं चलेगा। वहाँ पे चंचल इंसान चाहिए, फास्ट फास्ट बोलने वाला, सामने कस्टमर को किसी तरह अट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, मतलब हर जॉब का एक स्पेसिफिकेशन होता है। स्पेसिफिकेशन मतलब कि जॉब की क्राइटेरिया होती है। फौज में जाना है तो उसकी क्राइटेरिया अलग है, गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे जाना है तो उसकी क्राइटेरिया अलग है, सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम करना है उसकी क्राइटेरिया अलग है, प्रोडक्शन मशीन में मशीन चलानी है तो उसकी क्राइटेरिया अलग है। तो जैसा जॉब जैसा पोस्ट खाली होता है उस हिसाब से क्या किया जाता है, इंटरव्यू अरेंज किया जाता है, उस तरह से स्टाफिंग को के प्रोसेस को अरेंज किया जाता है। ठीक है, so right person at the right job with right pay is the basic principle of staffing। कितना सिंपल भाषा में लिखा है स्टाफिंग का मतलब कि भाई राइट पर्सन, सही इंसान सही पोस्ट पे होना चाहिए, और सही सैलरी के साथ। सैलरी भी उसको सही मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर सैलरी सही नहीं मिलेगी तो भी उसको काम में उसका मन नहीं लगेगा, भले ही वो टैलेंटेड है तो भी। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय आता है इसलिए कि भाई उसको सैलरी चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग आर द सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। तो यहाँ पे हम देख लेते तीनों फटाफट, हालांकि तीनों में मीनिंग सेम ही होंगी। सो VOMN क्या कहते हैं, द स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कंपेंसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। वही बात लिखी जो ऊपर लिखी थी, वही रिक्रूटिंग यानी इंटरव्यू लेना, सिलेक्ट करना, फिर उसका डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग देना, अच्छी रेम्यूनरेशन देना। ठीक है, लूथर बोली क्या कहते हैं, स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन ऑफ, पर्सनल फंक्शन, पर्सनल मतलब कि स्टाफ के बारे में बात करी, पर्सनल लिखा, पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क। देखो एक और पॉइंट जुड़ा है यहाँ पे, मेंटेनिंग फेवरेबल वर्क कंडीशंस ऑफ वर्क। कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी में अच्छे से काम करे उसके लिए माहौल भी अच्छा होना चाहिए, ये भी स्टाफिंग का एक काम है, तभी तो रिटेनिंग हो पाएगी। रिटेनिंग का मतलब हमने क्या पढ़ा, ये पढ़ा ना कि वो लंबे समय तक रुके। तो रिटेनिंग कैसे हो पाएगी, जब माहौल अच्छा होगा। पता चला कि गर्मी है, कमरे में ऐसे जगह बिठा दिए, कंप्यूटर दे दिया जहाँ पे AC नहीं है, पंखा नहीं है, पंखा है तो सही नहीं चल रहा है, बेचारा पसीने में काम कर रहा है, तो सीधी सी बात, तो ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करेगा, भले ही अच्छी सैलरी मिलती होगी तो। क्योंकि इंसान सुकून चाहता है, ये भी एक पॉइंट है। बहुत मतलब बहुत अच्छी सैलरी भी अगर देते रहोगे तो भी बहुत टाइम तक नहीं रुक पाएगा, क्योंकि एक टाइम के बाद उसको फील होगा कि यार सुकून नहीं है यहाँ पे। तो लोग सुकून ढूंढते हैं। ठीक ना, होता है ना कि थोड़े पैसे कम कमाएंगे लेकिन सुकून से रहेंगे, तो वैसा होता है। एस बेंजामिन क्या कहते हैं, ये स्टाफिंग
इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग का मतलब पता करना, यानी कि जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो समझना। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई सेल्समैन चाहिए तो सेल्समैन कैसा होना चाहिए, ये आइडेंटिफाई करना। असेसिंग मतलब चेक करना, इंटरव्यू के टाइम ही समझना कि हाँ ये झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो झूठ बहुत बोलते हैं। झूठ बोलने का कोई सिचुएशन नहीं होता, जो आपको पाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। वो होता है ना, वो पिक्चर देखे 3 इडियट, तो जब राजू रस्तोगी जाता है तो वो सब कुछ क्लियर क्लियर बोलते हैं, तो वहाँ पे वो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो हंसते हैं कि हम इतने साल से 25 साल से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लेकिन लोग जॉब पाने के लिए हमारी हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं। यानी इसका मतलब यही है कि भाई लोग झूठ भी बोलते हैं कि हाँ सर कर दूंगा, अरे मैंने इतना काम किया है, मैंने उतना काम किया है, जो भी है, क्योंकि पास जाके कौन देख पा रहा है क्या होगा क्या, राइट। तो लेकिन साइकोलॉजिकली समझना कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। प्लेसिंग वही जॉब देना है। इवेल्युएटिंग यानी जॉब के बाद जब वो काम कर रहा है तो उससे परखते रहना कि भाई काम सही कर रहा है नहीं कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, और बहुत अच्छा कर रहा है तो फिर भाई उसको आगे बढ़ाना। डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एट वर्क, और काम करते वक्त उसको डायरेक्शन देना कि भाई काम को इस तरह से करना है। तो ये अलग अलग मत हैं, अलग अलग व्यू हैं लोगों के, आप भी अपना एक अलग व्यू बना सकते हो, ठीक है। और इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन फॉलो कर सकते हो, मेरे हिसाब से पहला वाला करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब आगे हम इम्पोर्टेंस पे, ज़्यादा टाइम तो नहीं ले लिया, हाँ बहुत टाइम है, चल ठीक। सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, तो आई होप कि मैंने समझा दिया है कि स्टाफिंग क्या होती है, ठीक है। और हमने ये भी समझा कि स्टाफिंग क्यों जरूरी है। पहली बार स्टाफिंग क्या होती है, तो स्टाफिंग सिंपल एक लंबा प्रोसेस है कि एक इंसान को अट्रैक्ट करना है, और अट्रैक्ट करने से कंपनी में उसको बनाए रखना है। अट्रैक्ट करने मतलब कि किसी तरह से कंपनी में खींच के लाना है अच्छे एम्प्लॉयज़ को, टैलेंटेड स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को, लोगों को, उन्हें जॉब देना है कंपनी में, उन्हें परखना है समझना है, और जैसे काम कर रहे हैं उसके बाद उनका उस तरह से डेवलपमेंट करना है या प्रमोशन देना है, अप्रेजल करना है, ठीक है। और लंबे समय तक टिके रहे अच्छे एम्प्लॉयज, ये कोशिश करते हैं। क्यों ज़रूरी है स्टाफिंग, हमने बहुत सारे रीज़न पढ़े। लोग रिजाइन करके चले जाते हैं, डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का प्रमोशन हो जाता है तो पोस्ट खाली हो जाती है, किसी का ट्रांसफर हो जाता है तो पोस्ट खाली हो जाती है, राइट। कई सारे रीज़न। अब इम्पोर्टेंस क्या है भाई स्टाफिंग के अच्छे। इम्पोर्टेंस का सिंपल मतलब है अच्छी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जनरली पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, एक अच्छे मैनेजरियल फंक्शन के लिए यानी अच्छी फंक्शनिंग के लिए मैनेजमेंट अच्छे से चले, इसलिए स्टाफिंग जरूरी है। कैसे? स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑन अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सिंपल भाषा में लिखा है कि भाई स्टाफिंग अच्छी इसलिए है या क्यों ज़रूरी है कि भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ये अच्छे से हो पाए। जैसे रिलेट करते हैं, रिलेट करने की कोशिश क्या करेंगे कि मान लो कि अगर स्टाफिंग अच्छे से नहीं की गई, स्टाफिंग अगर अच्छे से नहीं की गई मतलब ऐसे किसी को भी ले लिया, होता है ना कि वो सिफारिश वाला हिसाब किताब, कि भाई इस नेता का सिफारिश है इसे रख लो काम पे, और जिस पोस्ट पे रखा है वो उस लायक ही नहीं है, तो क्या होगा, फिर वो कोई काम नहीं कर पाएगा। तो फिर जो प्लानिंग हुई रहेगी वो सब तहस नहस हो जाएगी, जो चीज़ ऑर्गेनाइज की गई रहेगी वो भी सब तहस नहस हो जाएगी। डायरेक्टिंग तो भूल ही जाओ, जब उसको काम ही नहीं पता तो क्या डायरेक्टिंग करोगे, क्या कंट्रोलिंग करोगे। हमने शुरू में ही पढ़ा था, अगर आप 3-4 लेक्चर पहले जाओगे जब चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा था मैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो हमने समझा था कि हर एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम प्लानिंग बहुत अच्छा कर लें, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में भी सोच लें, लेकिन अगर अच्छे लोग ही नहीं है काम करने वाले तो कुछ मतलब नहीं। और किसी भी कंपनी का सक्सेस होने का एक सबसे बेहतर जो पॉइंट होता है वो वहाँ के लोग होते हैं, काम करने वाले लोग। तो कंपनी नहीं, चाहे वो कोई भी ले लो ऑर्गेनाइजेशन, सरकार भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो सरकार भी सफल कब होती है जब वहाँ पे अच्छे लोग काम करेंगे। सरकार के अंदर में IAS IPS जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं, तो पूरा सिस्टम कब अच्छा दिखेगा जब वो सारे अच्छे से फंक्शन करेंगे। और सारे अच्छे से फंक्शन करें इसके लिए सरकार अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से क्या करती है, इंटरव्यूज लेती है, एग्जाम्स लेती है, दुनिया भर की कितने सारे एग्जाम्स होते हैं, कितने सारे पोस्ट होते हैं। रेलवे का अलग है, IAS IPS का अलग है, SSC का अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, जजेस का अलग है, लॉयर्स का अलग है, ठीक है ना, इतना सारा मतलब काफी कुछ है। Competent workforce can work effectively in different functional areas like production, sales, finance, etc.
स्टाफिंग से क्या होता है कि हम ऐसे इंसान को सिलेक्ट करते हैं जो एकदम मजबूत हो अपने काम में, उसके में वो स्किल हो कि वो अपने काम को कर पाए। जैसे प्रोडक्शन के लिए किसी को लिए तो प्रोडक्शन में माहिर है, सेल्स में किसी के लिए तो सेल्स में बहुत अच्छा है, फाइनेंस में बहुत अच्छा है। तो जब अपने काम में माहिर लोगों को हम लोग स्टाफिंग के जरिए रिक्रूट करते हैं यानी जॉब पे रखते हैं, तो सारा जो काम है वर्कफोर्स है वो अच्छे से चल पाता है। ठीक है, एफिशिएंटली का मतलब है अच्छे से काम करते हैं, बेहतर तरीके से काम करते हैं, क्योंकि सबको अपने काम के बारे में मालूम है। द आउटकम ऑफ अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफ। सिंपल भाषा में लिखा है क्या कि भाई बाकी फंक्शन यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये अच्छे से बेहतर तरीके से चल पाए, इसके लिए क्या जरूरी है, स्टाफिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो भी कुछ करने वाले कौन है, लोग हैं। प्लानिंग तो एक आइडिया है, ऑर्गेनाइजिंग तो एक एक प्रोसेस है, डायरेक्टिंग भी एक प्रोसेस है, कंट्रोलिंग भी एक प्रोसेस है। पर स्टाफिंग क्या है, उस प्रोसेस में अरेंज होने वाले लोग, उस प्रोसेस के द्वारा आने वाले लोग, स्किल्ड लोग, स्किल्ड चाहे लेबर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, मैनेजर्स हो गए, सीईओ हो गए, कोई भी हो गए, सब इंसान हैं जो कंपनी में रिक्रूट होते हैं, कंपनी में आते हैं, किसके थ्रू, स्टाफिंग के थ्रू। ठीक है, तो इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन के लिए स्टाफिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यस, ह्यूमन रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, ये पॉइंट कितनी बार पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़े रहोगे। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अच्छे से इस्तेमाल करना, इफेक्टिव यानी बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। तो स्टाफिंग तो लिटरली बहुत अच्छा प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम उस इंसान को हायर करते हैं जो उस पोस्ट के लिए सबसे बेस्ट है। और उस पोस्ट के लिए जो सबसे बेस्ट है, अगर उसे ही हायर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली पॉइंट यही बनता है कि भाई हम उस ह्यूमन रिसोर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अब ये पेन है, डिजिटल पेन है, तो इसका सबसे बेस्ट यूज क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, मेरे टाइप हो रहा है। ये पेन टैब है, तो इसका सबसे बेस्ट इस्तेमाल क्या है कि मैं इस पर कुछ लिखूँ, मैं कर रहा हूँ। अब इसमें मैं सब्जियां कट करूँ या किसी को फेंक के मारूँ, तो ये इसका बेस्ट यूज नहीं है ना। तो बेस्ट यूज का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का मतलब यही होता है कि भाई स्टाफिंग के थ्रू हम ऐसे ह्यूमन रिसोर्स हायर करते हैं जिसका हम सही से इस्तेमाल कर पाए। सेल्स में सेल्स लाइक बंदा हायर करेंगे, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन जैसा इंसान हायर करेंगे। ठीक है, staffing function leads to effective utilization of human resources, that is workforce. Proper care is taken every stage such as recruitment, selection, placement, remuneration, training, development, etc. देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि स्टाफिंग के बाद क्या हर स्टेज पे ध्यान रखा जाता है। इंटरव्यू लेते टाइम, सिलेक्ट करते टाइम, उसे जॉब पे बिठाते, मतलब उसको फाइनली पोस्ट देते टाइम, रेमुनरेशन यानी उसके पगार को भी बहुत सोच समझ के दिया जाता है। ट्रेनिंग अच्छे से दी जाती है सोच समझ के, ताकि उसका डेवलपमेंट हो पाए। राइट, एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। और हालांकि यहाँ पे लिखा है, लेकिन हर कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में ही लिखा क्या है पता है, लिखा ये है कि भाई ज्यादा काम का बर्डन एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल दुनिया में बहुत बर्डन मिलता है, खासकर कहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर में। क्योंकि अपना टारगेट पूरा करवाने के लिए पूरे एम्प्लॉयज को पूरा निचोड़ लेते हैं, उसका दिन रात पूरा तहस नहस कर देते हैं। हालांकि कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं जो एम्प्लॉयज का ध्यान रखती हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत कम पाया जाता है। हालांकि स्टाफिंग का मतलब है कि भाई अपने वर्कर को इंसान की तरह देखना है, ना कि मशीन की तरह। बहुत सारी कंपनी ऐसे हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज को मशीन की तरह देखती हैं, कि पैसा दे रहे हैं मतलब काम करवाएंगे। काम तो करवाना है लेकिन ढंग से, वो बहुत कम लोग सोचते हैं। ठीक है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इन प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस, एक तो हमने स्टाफिंग के थ्रू जिस जॉब के लिए जो इंसान सुटेबल है हमने उसे लिया है, और क्योंकि जिस जॉब के लिए जो सुटेबल है उसे लिया है तो काम को अच्छे से कर पाएगा, और क्योंकि अच्छे से कर पाएगा इसका मतलब है सारे काम अच्छे होंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा, कंपनी का फंक्शनिंग अच्छा होगा। और जब कंपनी का फंक्शनिंग अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा और कंपनी का प्रोग्रेस भी होगा। सिंपल, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा होगा। बिल्ड्स कोऑर्डिनल रिलेशनशिप। यस, this function is helpful in building healthy relationship among all the employees in the organization. क्यों ऐसा है, क्योंकि हर किसी को अपने काम के बारे में पता है। स्टाफिंग में ये भी है कि हमें काम को प्रॉपर देना है और उस काम के लिए सही इंसान चुनना है। तो सही इंसान सही काम के लिए चुना गया है, या सही काम के लिए सही इंसान चुना गया है, सबको अपने अपने काम क्लियर हैं, तो किसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन बस करना है और काम चलते रहेगा।
A smooth human relation is the key to better communication and coordination of managerial efforts in an organization. और जब अच्छा रिलेशन होगा तो सीधी सी बात है कम्युनिकेशन स्मूथ होगा, कोऑर्डिनेशन यानी सारे काम यानी जिस काम के बाद जो होना चाहिए वो होगा। पता है कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि भाई काम एक दूसरे से जुड़ा होता है, और कम्युनिकेशन अच्छा है तो हमें पता चल जाता है भाई ये काम हो गया, अब ये काम करना है, अब ये काम हो गया तो वो काम करना है, और जिससे क्या होता है मैनेजर फंक्शन और अच्छा होता है, बेहतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये पॉइंट पहले भी था। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इज एन एसेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखो थोड़ा डीप चीजें लिखी है कि भाई कुछ ऐसे भी कंपनी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए। ठीक ना, स्टाफिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम सिर्फ सिलेक्शन के बारे में समझेंगे, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी स्टाफिंग में ही आ गए, उन्हें संभाल के रखना कंपनी के अंदर भी ये कंपनी का काम है। वही लिखा है कि भाई जो स्किल्ड यानी जो मतलब जिनको अच्छा खासा काम का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिनको अच्छा खासा नॉलेज है, वो असेट होते हैं कंपनी के लिए, प्रॉपर्टी होती है कंपनी की। स्टाफिंग हेल्प टू इंक्लूड इनकलकुलेट सॉरी इनकलकेट सॉरी इनकलकेट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि स्टाफिंग या फिर आप समझो कंपनी, स्टाफिंग छोड़ो, यहाँ पे कंपनी को समझो। कंपनी क्या करती है कि जो स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोग होते हैं उन्हें पहली बात तो रिटेन करने की कोशिश करती है, और ये कोशिश करती है कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी एक अलग टाइप का टॉपिक है, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो पढ़ोगे। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब ये होता है कि एक तरह का माहौल, हर कंपनी का ना अपना एक माहौल होता है। अब इसको आप समझ लो कुछ घर के एग्जाम्पल से, जैसे कि हो सकता है आपके घर में कल्चर अलग हो, माहौल अलग हो। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म भी आ गया इसमें, लेकिन फिलहाल उससे दूर रहते हैं। जैसे कि आपका ही घर है, फिर आपके मामा का घर है, लेकिन आपके घर में कल्चर थोड़ा अलग है, रहन सहन, बोलचाल, एक दूसरे की बातों को समझना सुनना। और फिर मामा के घर जाओगे तो वहाँ पे कल्चर अलग है, वहाँ के चीज़ें अलग हैं, वहाँ की बातें अलग हैं, वहाँ पे ट्यूनिंग अलग है। कल्चर मतलब होता है एक माहौल। तो कंपनी में भी एक माहौल होता है, और वो कंपनी में माहौल कैसे बनता है, स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोगों से। जब भी आप कहीं जैसे जैसे मतलब अब कभी जॉब पे जाओगे तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे ऑलरेडी 10 साल से 5 साल से लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक माहौल बना के रखा। ठीक है, और उस माहौल में देखिए कल्चर डेवलप हो जाता है जिसमें एम्प्लॉयज रहते हैं। तो स्टाफिंग हेल्प करता है एक माहौल क्रिएट करने के लिए। इट ट्रेन्स एंड डेवलप द एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स। सीधी सी बात है, स्टाफिंग क्या करते हैं, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं उन्हें नए सिस्टम के बारे में, नए टेक्नोलॉजी के बारे में, नए माहौल के बारे में बताया जाता है। इट ऑल्सो इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और स्टाफिंग बाकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और जितने भी हमारे फंक्शन हैं उन सबको भी ध्यान में रख के चीज़ें की जाती हैं। हेल्प इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन अदर रिसोर्सेज। अब थोड़ा और चीज़ें आगे बढ़ा के लिखी गई हैं। ज़्यादा नीचे चला गया। क्या लिखा है, ट्रेंड एम्प्लॉयज कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल एंड मेथड ऑफ वर्क इफेक्टिवली। हमने यही पढ़ा, स्टाफिंग में ट्रेनिंग भी था, डेवलपमेंट भी था। तो ट्रेनिंग से क्या होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में उनको पता चलेगा, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हमने ये देखा समझा, हम देख भी रहे हैं। एक टाइम था मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल है। टाइम था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम नहीं होता था, सब कुछ मैनुअली होता था, लेकिन आज एआई है, यानी मशीनें ऑटोमेटिक भी काम करती हैं, तो उन्हें चलाना अलग तरीके से पड़ता है, तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो टेक्नोलॉजी, कैपिटल हो गए, मटेरियल हो गए, मेथड हो गए, कई मेथड चेंज हो गए, तरीके चेंज हो गए, जो ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कम्पिटेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इससे क्या होता है, जब काम करने वाले लोग मजबूत होंगे, ट्रेनिंग दी जा रही है, उनका नॉलेज बढ़ रहा है, वो काम करने का तरीका और अच्छे से पता चल रहा है, वो एडवांस हो रहे हैं काम में, तो इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कम्पिटिट कर पाएगा। करेक्ट। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जब अच्छी मशीनरीज आएंगी, अच्छे से काम, आप देखे हुए 3-4 30-40 साल पहले काम बहुत मैनुअली होता था, यानी इतनी अच्छी एडवांस मशीनें नहीं थी, और सेफ्टी फीचर्स भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। सरकारें बदली, दुनिया आगे बढ़ी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की सब कुछ सेफली होता है और बहुत फास्ट होता है, सब कुछ कवर्ड होता है। यहाँ तक कि सूट्स बन चुके हैं, हेलमेट बन चुके हैं लोगों को काम करने के लिए अच्छे खासे, यानी सब कुछ सेफ्टी से होता है, यानी काम करने का स्टैंडर्ड लिविंग भी बढ़ चुका है। आज वर्कर्स को बोलते हैं ना, एक छोटे लेवल पे नहीं देखा जाता, अगर कोई वर्कर है तो उसे अच्छे लेवल पे देखा जाता है, अच्छी कंपनी में।
इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब सिंपल वही भाई, स्टाफिंग के जरिए राइट प्लेस पे राइट बंदे को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आएगा। इम्प्रूवमेंट आने का एक और तरीका है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑफर किया जाता है एम्प्लॉयज को फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्वालिटी एम्प्लॉयज एंड थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी इम्प्रूव। सिंपल भाषा में कि भाई पहली बात तो हम जब स्टाफिंग कर रहे हैं और हम जब सिलेक्शन प्रॉपर करते हैं तो एक अच्छा एम्प्लॉय हमें एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। और अच्छे एम्प्लॉयज़ को जब हम और ट्रेनिंग देते हैं अच्छी खासी, उनको और कंपनीज के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में और सब कुछ के बारे में जब बार बार बताएंगे तो एम्प्लॉय क्या होता है और इम्प्रूव होता है। सिंपल। तो स्टाफिंग में सारे फंक्शन आ गए। लॉन्ग टर्म इफेक्टिव क्वालिफाइड एफिशिएंट एंड स्किल वर्कफोर्स इज ऑलवेज इन असेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पहले भी देखा। कोई एक्सपीरियंस इंसान है, नॉलेज वाला इंसान है तो कंपनी के लिए क्या है, वो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज लीड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द पाथ ऑफ सक्सेस। और अगर किसी एम्प्लॉय, अगर क्या होना ही चाहिए, जो स्टाफिंग अगर बहुत अच्छे तरीके से होता है तो कहा जाता है कि भाई कंपनी सक्सेस की राह पे चल रही है। मैंने कहा ना कि एक 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 सिलेक्शन ऐसे भी होता है सिफारिश पे। हालांकि अब सिफारिश कहीं नहीं चलती लेकिन पहले चलती थी कि भाई ये मामा का लड़का, ये इस नेता को जानता है, उस नेता को जानता है, तो लोग रख लेते थे भले उसको काम आता हो ना आता हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, ठीक ना, कई सारे लेवल होते हैं, उन सारे लेवल को पार करके कोई इंसान पहुंचता है अपने पोस्ट पे। ठीक है, आपके भाई बहन या पड़ोसी में कोई होगा जो जॉब करता होगा, आप उससे पूछना इसके बारे में कि कैसे पहुंचा वहाँ पे, कितने इंटरव्यूज हुए उसके, तो आपको बताएं। So naturally, long-term positive effects can be observed on the efficiency of an organization। और जब सही तरीके से सही इंसान को चुना गया रहेगा तो सीधी सी बात है, उस काम के लिए परफेक्ट था तभी कंपनी ने उसे चुना। और वो अपने काम के में परफेक्ट है तो वो काम को भी अच्छे से करता रहेगा। और क्योंकि जिस काम को जानता है वही वो काम कर रहा है तो उसका काम में मन भी लगेगा और काम में आगे भी बढ़ेगा। जैसे होता है ना, आपको कोई सब्जेक्ट पसंद आती है, जैसे जन जन लोगों को मैथ्स पसंद आ जाता है, किसी को थियरी भी पसंद आती है। और जिसको मैथ्स पसंद आ गया वो मैथ्स में फिर बहुत अच्छा दिमाग लगाता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। जैसे अकाउंट्स है, बीके है, तो बहुत लोगों को बीके पसंद आ जाता है क्योंकि जो भी रीज़न हो, बहुत सारे अलग अलग रीज़न होते हैं, तो लोग उसमें क्या होते हैं और दिलचस्पी दिखाते हैं और सब्जेक्ट को गहरा तरीके से पढ़ते हैं। वो छोड़ो, बॉयज़ है क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट क्योंकि बहुत पसंद है, उनको अच्छे से पता है, खेलना जानते हैं, बचपन से खेल रहे हैं, तो जब जब खेलने मिलेगा तो और अच्छे से कोशिश करते हैं और बोलते हैं ना, मतलब और मेहनत करते हैं और अपने शॉट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और लंबा मारने की कोशिश करते हैं। गर्ल्स के भी अपने गेम होंगे जो भी होंगे, राइट, मुझे इतना पता नहीं। तो आगे चलते हैं। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अगर स्टाफिंग का इस्तेमाल अच्छे से किया जाएगा तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं सही चुने जाते हैं और वो लंबे समय से कंपनी में एक अच्छा इफेक्ट डालते हैं। Essential contribution staffing ensures the continuous and growth of the organization। yes, staffing क्या करता है, कंटिन्यूस स्टाफिंग से कंटिन्यूस लोग जो हैं, एम्प्लॉयज जो हैं कंपनी में आते रहते हैं, ठीक है, जिससे कंपनी का प्रॉपर ग्रोथ होते रहता है, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है, राइट। थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। यस, सिलेक्शन कैसे होता है, जैसी जिसकी काबिलियत उसको वैसा काम। सिंपल भाषा में स्टाफिंग यही है, जिसकी जैसी काबिलियत यानी जिसको जैसा नॉलेज है उसको वैसा काम। वो काम देने के बाद फिर उसमें कंपनी कोशिश करती है कि और डेवलपमेंट आए ताकि उसको आगे चल के और बड़े पोस्ट पे भेजा जाए, और बड़े पोस्ट पे भेजा जाए, फिर और बड़े पोस्ट पे भेजा जाए। आज अगर देखोगे कि किसी बड़ी बड़ी कंपनी के जो सीईओज हैं, सीईओ माने तो बहुत बड़ा पोस्ट होता है कंपनी के अंदर, जैसे सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई हमारे इंडियन ही हैं जो गूगल के सीईओ हैं, ठीक ना। तो पहले सीधे सीईओ नहीं बन गए थे, उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद वो जब गए तो बहुत लोअर पोस्ट पे गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की, कंपनी को बहुत बोलते ना, मतलब एफिशिएंटली काम किया, कंपनी को आगे ले जाने की कोशिश की, कंपनी को आगे ले गए। तो फिर मैनेजमेंट ने सोचा भाई कि इनको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए, तो प्रमोशन मिलते रहे और आज जाके वो सीईओ बने, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन, एसेंशियल कंट्रीब्यूशन है किसका है, स्टाफिंग का। जब उनको गूगल में लिया गया होगा तो सीधी बात है किसी ने रिक्रूट किया होगा, रिक्रूट मतलब उनका इंटरव्यू लिया होगा, उनका रखा होगा, ठीक है। so that organization can meet the future challenges wisely, therefore the contribution of the staff in their future roles is taken into account in staffing function। तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो अपने एम्प्लॉयज को देखता है कि भाई वो
कंपनी को क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहा है और आगे क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, यानी आगे वो कंपनी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, कंपनी को और कहाँ ले जा सकता है। ये स्टाफिंग में भी जनरली देख लिया जाता है। और स्टाफिंग का एक और काम है कि समय समय पर ट्रेनिंग देते रहना, समय समय पर काम को इवेल्युएट करना, यानी कि चेक करना कि भाई ये बंदा काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ये एम्प्लॉय काम कर रहा है तो कितना सही कर रहा है कितना नहीं, राइट। अगला है प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। पहले ही मैंने कहा कि जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो जनरली सैलरी के लिए काम करते हैं, ठीक है। हालांकि सैलरी के अलावा भी उनका एक मोटिव होना चाहिए कि वो स्किल उनका अच्छा हो, कंपनी में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिले, ये भी एक अंदर गोल होना चाहिए एक इंसान के अंदर, एक एम्प्लॉय के अंदर। तो कंपनियां क्या करती हैं, उन्हें फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली इंसेंटिव देती हैं ताकि वो मोटिवेटेड रहे, क्योंकि सीधी सी बात है पैसे के लिए काम कर रहे हैं, बेसिक नीड जो है पैसा ही है। एडिक्वेट रेम्यूनरेशन इंक्रीजेज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। यस, एडिक्वेट का मतलब होता है कि जैसी क्षमता है और जैसा काम है जिस एम्प्लॉय का, उसकी सैलरी वैसी बढ़ाई जा रही है, उसको उतनी सैलरी दी जा रही है। अगर मेरा प्रमोशन हुआ लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई तो भी मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि प्रमोशन तो कर दिया, सैलरी नहीं बढ़ाया, या फिर प्रमोशन कर दिया लेकिन सैलरी बढ़नी चाहिए थी 20%, बढ़ाया 5%। ऐसा भी बहुत जगह होता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो जिस लायक है, जितने पैसे के लायक है, उसको उतना पैसा मिलना चाहिए, उतनी सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, वो अपने काम से खुश रहेगा, वो अंदर से मोटिवेटेड रहेगा, मोरल मतलब मोटिवेटेड रहेगा, काम करेगा, अपने काम के प्रति वो बहुत जिज्ञासु रहेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फेयर रेम्यूनरेशन एंड जॉब सिक्योरिटी आर द फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। तो स्टाफिंग हम पढ़ रहे हैं, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस। तो स्टाफिंग क्या करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन देता है, यानी काम के प्रति संतुष्टि देता है कि हाँ भाई मेरा काम बहुत अच्छा है। तो कैसे मिलेगा, अच्छी ट्रेनिंग देकर। क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी यानी वो अपने काम में थोड़ा खराब हो जाएगा, काम में खराब हो जाएगा, टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा या काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, कंपनी उसको चिल्लाएगी, मैनेजमेंट चिल्लाएगा। दूसरी बात है वो कंपनी में अच्छा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएगा अगर उसका काम अच्छे से नहीं हो रहा है। तो बहुत जरूरी है ट्रेनिंग डेवलपमेंट। ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे तो अपने काम को हमेशा निखारता रहेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। तो कम से कम बोलते हैं ना, मेंटल इशू नहीं होगा। मेंटल इशू मतलब घर में सब कुछ सही होगा तो काम भी अच्छे से कर पाएगा, जॉब सिक्योरिटी भी उससे फील होगी कि हाँ भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कंपनी मेरे ऊपर भरोसा कर रही है, ठीक है। तो कुल मिला के उस मैंने कहा ना कि सब कुछ यहाँ पे माइंड सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन लिखा है लेकिन जल्दी है माइंड सेटिस्फेक्शन। यही भाई यहाँ संतुष्टि यहाँ होनी चाहिए, यहाँ संतुष्टि है, बस बात है। संतुष्टि कैसे आएगी, यही तीनों चीज़ों से कि भाई उसको अपना काम आता है, कंपनी अच्छी सैलरी दे रही है और कंपनी मुझे नहीं निकालेगी, जॉब सिक्योरिटी है क्योंकि मैं अच्छा काम कर। लास्ट में है मेंटेन्स हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब आप सिंपल भाषा में शांति, संतुलन, आप जो भी कह सकते हो। इन स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड। यस, स्टाफिंग में क्या होता है, एक एक करके लोगों को हायर किया जाता है, एक एक करके इंटरव्यू होता है, एक एक पोस्ट भरी जाती है, सिलेक्ट किया जाता है, प्लेस किया जाता है, एज वेल एज देयर परफॉर्मेंस इज रेगुलरली अप्रेज्ड एंड प्रमोशंस आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सिलेक्शन के बाद भी जब काम कर रहा है इंसान तो उसके काम को भी चेक किया जाता है कंटिन्यूसली, हर डेली चेक किया जाता है, फिर मंथली चेक किया जाता है। देखो बहुत सारी कंपनियों में ना परफॉर्मर ऑफ द वीक भी मनाया जाता है, परफॉर्मर ऑफ द वीक, यानी कि भाई इस हफ्ते किसने अच्छा काम किया तो उसको वहाँ पे अवार्ड देते हैं, छोटा मोटा जो भी कुछ है। फिर परफॉर्मर ऑफ द मंथ भी होता है कि भाई महीने भर में सबसे ज़्यादा अच्छा काम किसने किया। फिर परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर भी होता है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर मनाया जाता है बहुत जगह पे। तो ये सब क्यों कंपनियां करती हैं, ताकि अंदर से इंसान मोटिवेटेड रहे कि यार मैं अच्छा काम करता हूँ, इसको मिल रहा है। होता है ना, जैसे कंपेरिजन होता है, जो अच्छा इंसान होता है वो क्या होता है, वो कंपेयर करता है, लेकिन पॉजिटिव कंपेरिजन। क्या, भाई वो भी अच्छा कर रहा है, मुझे उसके आगे जाना है, मैं भी अच्छा करूंगा। जलने वाला इंसान कंपेरिजन वाला नहीं होता, जलने वाला इंसान तो बेकार होता है, मतलब या तो उससे कम नॉलेज है या कम मेच्योर है, जलना नहीं होता है। अगर हमसे कोई आगे है तो ये सोचना है कि इससे आगे निकलना है, उससे जलना नहीं, वो कर रहा है कर रहा है। किसी महान इंसान ने कहा भाई खुद से कंपटीशन होनी चाहिए कि आज मैं जितना हूँ कल को मुझे उससे ज्यादा बेहतर बनना है, ठीक ना। सिंपली आप सबसे आगे निकल जाओ। तो यहाँ पे भी यही होता है भाई, रेगुलरली चेक चेक मतलब काम को देखा जाता है और उसके काम के हिसाब से लोगों को प्रमोशन दी जाती है मेरिट बेसिस पे। फॉर दिस क्राइटेरिया इज मेड एंड ड्यूली कम्युनिकेटेड टू कंसर्न एम्प्लॉयज। और लोगों को प्रमोशन मिले, प्रमोशन लोग काम अच्छे से करें, इसके लिए क्या होती है, कंपनी एक क्राइटेरिया बनाती है। जैसे होता है ना कि भाई सबको इतना टारगेट दिया गया है, मान लो कि
एक टारगेट दिया कि भाई 1 करोड़ सेल करनी है, जो एम्प्लॉय 1 करोड़ सेल करेगा उसको परफॉर्मेंस ऑफ द वीक मिलेगा, उसको इतना इंसेंटिव मिलेगा, यानी इतना एक्स्ट्रा और पैसा मिलेगा सैलरी के नाम। तो एक क्राइटेरिया पहले तैयार किया जाता है, फिर देखा जाएगा भाई कि इस जैसे मान लो ये महीने भर के लिए, भाई महीने में 1 करोड़ करना है, तो महीने के एंड में चेक किया जाएगा किसने कितना किया, मेरिट बनेगी। हो सकता है किसी ने 80 लाख किया हो, किसी ने 90 किया हो, कोई 50 तक ही पहुंचा हो, कोई 40 तक ही पहुंचा हो, तो मेरिट बनेगी ना। तो मेरिट के बेस पे जिसने सबसे ज़्यादा किया है, किसी ने 90 भी किया होगा, तो जो 90 हो वो फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, राइट, ऐसे मेरिट बनेगी। इट ब्रिंग्स पीस एंड हार्मोनी इन ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह से कंपनी चलती है, और ये सही भी है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ एक एक्टिव काम होना चाहिए। सरकारी नौकरी में जनरली प्रॉब्लम क्या पता है कि वहां पे ना कुछ रेमुनरेशन, यानी कि सैलरी तो चलो ठीक है, जॉब भी फिक्स है नो डाउट, लेकिन कोई मोटिवेशन नहीं है। हम लोग जनरली कहते हैं ना, थोड़ा सुन लो, हम लोग जनरली कहते हैं ना कि यार सरकार में अच्छा काम नहीं होता है, काम करने वाले हम ही लोगों में से कोई ना कोई है। सरकारी जॉब को कैलकुलेट किया तो करोड़ों लोग सरकार में काम करते हैं, जो हम ही में से हैं। लेकिन मेंटेलिटी क्या होती है कि लाइक एक तो भाई पैसा फिक्स है, और जॉब नहीं जाने वाली है, जनरली गवर्नमेंट जॉब नहीं जाती है, हम ऐसे ही मान के चलते हैं, मतलब कोई निकालेगा नहीं आपको, कोई प्रेशर नहीं होता है, ऐसा कोई मोटिवेशन भी नहीं होता है। मोटिवेशन मतलब आप काम करो ना करो, आपकी सैलरी आपको मिल नहीं वाली, तो ना मोटिवेशन है और ना डर है, दोनों ही नहीं है। मोटिवेशन मतलब मान लो कि अगर किसी सरकारी पोस्ट पे आपकी सैलरी 50,000 है, ठीक है ना, और यही किसी कंपनी में आपकी 50,000 है। कंपनी में क्या होता है कि एक टारगेट मिलता है, जैसे मैंने कहा ना 1 करोड़ मिला, तो इंसेंटिव मान लो कंपनी का 1 करोड़ करोगे तो 10,000 और मिलेगा, ये कंपनी वालों ने कहा। अब मैंने 1 करोड़ कर दिया तो कंपनी में मुझे कितना मिलेगा, 10,000 और मिलेगा, कितना हो गया टोटल 60,000। लेकिन सरकारी नौकरी में पहली बात तो वहाँ कोई टारगेट नहीं होता, तो क्योंकि टारगेट नहीं होता इसलिए कोई अलग से पैसे इंसेंटिव इंसेंटिव नहीं होते, तो इंसेंटिव नहीं होते तो फिर वो और एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें, और इस चक्कर में वो और कामचोर भी हो जाते हैं। मतलब इसको उल्टा भी ले लो, कंपनी में आपको जो टारगेट मिला है अगर आपने उससे कम किया तो आपकी जॉब के ऊपर खतरा भी मंडरा है, यानी आपकी जॉब जा सकती है, तो फिर आप पूरी कोशिश करोगे अपना टारगेट पूरा करने की, यानी कंपनी को बेच देने की, अच्छे से काम करने की। लेकिन सरकारी नौकरी में क्या होता है, वहाँ पे जनरली ऐसा नहीं कि वहाँ पे परफॉर्मेंस चेक नहीं होती है लेकिन वहाँ कोई टारगेट नहीं होता है। यहाँ कंपनी में टारगेट होता है, उसे पाने के लिए तो एम्प्लॉय मेहनत करता है, मतलब जियो जान जान लगा देता है पूरा। लेकिन सरकारी नौकरी में वहाँ पे बस अपने काम को करना होता है, उसमें भी लोग यहाँ वहाँ दिमाग लगा ही लेते हैं, क्योंकि सरकार तो दुनिया, मतलब सरकार कौन है, उसके ऊपर कौन है, कोई भी नहीं एक तरह से, ठीक है। तो बहुत सारे लोग होल्स है, वो एम्प्लॉय बच के निकल जाता है वहाँ से, सरकारी एम्प्लॉय, इसलिए सरकार में काम एफिशिएंसी दक्षता नजर नहीं आती, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पॉइंट खत्म हो गया सारे, हमने स्टाफिंग समझा और हमने समझा क्यों जरूरी है, ये दो बातें ध्यान रखनी है, स्टाफिंग क्या है और क्यों जरूरी है। और यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट पर्सन एट राइट जॉब, ये स्टाफिंग के बारे में है, डिस्कस विथ योर टीचर, तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो। और ये अगर पॉइंट याद रखोगे तो आप इसकी इंपॉर्टेंस भी ध्यान रखोगे, क्या ये अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग सॉरी, और रिटेनिंग, ये बेसिक चीजें थी, ठीक है। तो यहाँ लेक्चर को एंड करते हैं, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे कहाँ पे, किस पॉइंट पे, अगला पॉइंट है ओके डायरेक्टिंग, ठीक है। चलो बाय।